नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो जनवरी का करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है उसके तहत दूसरा पीडीएफ पढ़ेंगे। यानी कल हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे। 10 क्वेश्चन मतलब 10 टॉपिक पे डिस्कस किया था। मैंने कल भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में आ जाए। क्या पता टॉपिक वही रहे बट लैंग्वेज अलग हो सकती है या कुछ और पूछ सकते हैं। तो हमें करंट अफेयर्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के नोट्स हमने ले लिए, किसी किताब को पढ़ लिया और सोचा कि यही इसी तरह से पूछा जाएगा। कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा सा और भी वो सरप्राइज करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो 10 और टॉपिक देखेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए यही है थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि देखिए ये बात जो मैंने लिखी है, मैंने जो ये एक फोटो मैंने डिजाइन किया और इसके पीछे मैं बहुत ही शिद्दत से इस बात को बिलीव करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी सुपरमैन हो या सुपर वुमेन हो, सचमुच वो सुपरमैन ही हैं। क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी के साथ, फैमिली के साथ, जॉब के साथ, अगर आप अपने सपने को, पीसीएस बनने का सपना है, उसको आप ईमानदारी से कोशिश कर पा रहे हो, तो मैं तो आपको बिल्कुल हैट्स ऑफ कहूंगा और आपको सैल्यूट करूंगा। और बस इतना कहूंगा कि लगे रहिए, जरूर पीसीएस बनेंगे। एग्जाम थोड़ा बड़ा है, समय ज्यादा लेता है, बट ठीक से पढ़ाई करेंगे, ठीक प्रोसेस को हम करेंगे तो आप देखोगे कि जल्दी ही 1-1.5 साल के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मतलब ओवरऑल 1-1.5 साल के जाता है। आपको ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ में आप भूलो ना। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो और भूलते जा रहे हो। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो बट भूले जा रहे हो, तो इसके लिए आप कोशिश करो कि टेस्टों के माध्यम से चीजों को कवर कर लो। तो उसके लिए आप बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहो उसको दे सकते हो। या एक मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे देखते मैं आपको ये थोड़ा दिखाया तो उसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा। एक टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसमें 150 टेस्ट हैं, सेक्शनल हैं और फुल लेंथ है। लगभग 150 टेस्टों के अंदर आपको एक टॉपिक कवर कराने की कोशिश की जा रही है। तो अभी भी बहुत समय बाकी है, 100 दिन से ज्यादा समय बाकी है। एक टॉपिक को पढ़ के चलेंगे, मतलब पकड़ के चलेंगे तो 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हमें कितने क्वेश्चन राइट करने यार, 85 क्वेश्चन तो राइट करने क्या हम लोगों का हो जाएगा। 85 टॉपिक्स पर ढंग से पढ़ लोगे, एग्जाम में सवाल आ जाएगा, आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि उनका कंटेंट तैयार नहीं है, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है, तो क्रैश कोर्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं जैसा चल के। इसके लिए आप ये नंबर पे 9919521555 पे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप वहां जाकर कॉल कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी आज जो ये पीडीएफ है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये 11वां नंबर हमने रखा है, यहाँ पे चलेंगे। ये 10 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हो चुका है, आप उसको देख लीजिएगा। Which Indian player has been shortlisted as the ICC Men's T20 Cricketer of the Year 2022? तो T20 अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, कौन जीता है यह बताइएगा। क्वेश्चन यहां पर क्या है कि अच्छा हुआ कहां था ये भी बता दीजिएगा मुझे। आप कहां हुआ था, किससे जीता था, ये आपको बताना है। ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो अभी है कि T20 का, आईसीसी का T20 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैसे चुना गया है, तो और कोई हो भी सकता नहीं है, सूर्य कुमार यादव जो हैं, जो बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन जैसे कि वर्ल्ड कप कहां हुआ, किसने जीता, कौन हारा, फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, सीरीज किसको मिली है, ठीक है, टूर्नामेंट में खिलाड़ी कौन रहा है, ये सब आपको 4-5 चीजें हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन भले यहां पे एक डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं है, वो टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक को ठीक से कवर करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ओनली, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सेकंड लार्जेस्ट ओनली 8 लेन जौहरी ब्रिज ओपन इन विच स्टेट। अब एक ना जौहरी ब्रिज बना है जो कि 8 लेन है। ठीक है, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन एक तरफ हो गया और ये वापस आने के लिए दूसरी लेन ये आपके, तो ये मिला के आपके हो गया 8 लेन जो है ब्रिज बना है। और पहला मतलब दूसरा ही है ये, सेकंड है। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट है। तो आप बताना कहां पर है, तो ये आपका नाम से आप आइडिया लगा पा रहे होगे, ये गोवा के अंदर है ये। ठीक है, आप फोटो देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया ये केबल पे बना हुआ है, जौहरी ब्रिज है। और आपको अभी अगर ब्रिज की बात करते हैं तो अभी एक हादसा हुआ था। वो हादसा कहां हुआ, जहां पर एक ब्रिज टूट गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक ऐसा ब्रिज जो टूट गया था, काफी लोग मर गए थे इसके अंदर, और वीडियो से ये दिखाई दिया था कि लोग, बहुत सारे लोग वहां पर चढ़ गए हैं और वो हिला रहे हैं, और ये केबल्स टूट गई थी और उस पर काफी लोग मतलब मारे गए थे, डूब गए थे। वो हादसा कहां हुआ था। फिलहाल इस क्वेश्चन में 8
8 लेन वाला जो ज्वारी ब्रिज है वो गोवा के अंदर है, ठीक है। और गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत। रिसेंटली the education minister of which state has sought a proposal from the district administration to rename अहमदनगर टू अहल्या देवी नगर। अब देखिए जो नाम चेंज करने की जो सिस्टम चला आ रहा है वो यूपी में तो है ही है, लेकिन महाराष्ट्र में भी आ गया है। और महाराष्ट्र के अंदर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि जो अहमदनगर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला कि इसका नाम चेंज करके अहल्या देवी नगर कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हुआ है कि नहीं हुआ ये बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये प्रपोजल गया हुआ है अहमदनगर का। अहमदाबाद नहीं है, ये अहमदनगर है, महाराष्ट्र के अंदर है ये, ध्यान रखिएगा। अहमदनगर अहिल्या देवी के नाम पर करने की बात चल रही है, तो महाराष्ट्र के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, ध्यान रखिएगा इस बात का, कंफ्यूज मत हो जाना। हु लॉन्च द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रहरी मोबाइल ऐप एंड मैनुअल इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। प्रहरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? वो है हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। और क्या है प्रहरी? प्रहरी जो है एक मोबाइल ऐप है जो बीएसएफ के जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए रखा गया है, जिसके अंदर आप देखोगे वो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल सके जो कि कर्मचारी को चाहिए होती हैं सर्विसेज के दौरान, एकोमोडेशन, पर्सनल सर्विसेज या आयुष्मान, सीएपीएफ, जो भी चीजें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन, छुट्टी की इंफॉर्मेशन या कोई भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, सबकी इंफॉर्मेशन प्रहरी ऐप के माध्यम से मिल सके। और ये जो है ये बीएसएफ वालों के लिए दिया है, ये ध्यान है, बीएसएफ, नॉट इंडियन आर्मी, नॉट सीआरपीएफ, बीएसएफ का है प्रहरी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अमित शाह के बारे में ना पूछे कि प्रहरी ऐप कौन सी सेना ने किया हुआ है, तो बता दो कि हाँ भाई ये बीएसएफ ने किया हुआ है। क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए, recently which union minister has been approved as the nodal ministry for matters related to the online gaming। अभी यार ऑनलाइन गेमिंग का ना बहुत चलने वाला, और ये मान के चलिए कि ये ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर मेंस में तो सवाल आपको 100% आने वाला है। प्री में तो चलो है ही है, लेकिन मेंस में ऑनलाइन गेमिंग, क्या ऑनलाइन रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, अब धीरे धीरे सरकार जो है वो नॉन ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उस पर ध्यान दे रही है। जैसे कि आपने गेमिंग के माध्यम से जो पैसा अर्न किया, जीता, जैसे आपने लूडो खेला, लूडो खेल के जो पैसा जीता उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, इस बजट में ये आया है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन गेमिंग को एक उद्योग के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में बसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये, और भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। और अब मान के चलिए जैसे जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी हाई हो रही है, उसका हार्डवेयर हो रहा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे बन के आ रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो गेम्स बन के आ रहे हैं, और भविष्य में मोबाइल और ये ऑनलाइन गेम्स एक अलग डायमेंशन में जाएंगे और बहुत ज्यादा स्कोप रहेगा इसके लिए। सरकार अभी से ही ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अपना ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है। जो मेंस में आपका वो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग को किस तरह से रेगुलेट किया जाए इसकी बात चल रही है। वो जैसा हो गया तो पता लगेगा, लेकिन जिस दिन भी हुआ तो मेंस में एक सवाल आपको बन जाएगा। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को जो नोडल एजेंसी रखी गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रखी गई है। नोडल मतलब जो मेन एजेंसी जो होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रिसेंटली लक्ष्मी सिंह बिकेम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ विच स्टेट। लक्ष्मी सिंह जो है वो वुमेन कमिश्नर बनी है, कहां की है? यूपी की है। और कहां की बनी है? ये गौतम बुद्ध नगर जो है वहां की बनी है। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की ये पहली पुलिस कमिश्नर बनी है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है और क्या फायदा है? कमिश्नरेट सिस्टम, कमिश्नर वहां देखिए, आपने खाली बॉलीवुड की पिक्चर में देखा होगा कि हीरोइन के पापा जो है वो कमिश्नर होते हैं, ठीक है। अमूमन यूपी में नहीं था, लेकिन अब कुछ शहरों के अंदर कमिश्नरेट सिस्टम आ चुका है। तो जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों जरूरत पड़ गई कमिश्नर सिस्टम लाने की यूपी के अंदर? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर नहीं आता तो प्लीज लिखिएगा, सर मुझे ये नहीं पता कि कमिश्नर सिस्टम क्या होता, प्लीज बताइए, मैं आपको कमेंट में जवाब लिखूंगा, ठीक है। लक्ष्मी सिंह है ये। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफ विच स्टेट कैन नाउ चूज वन ऑफ द ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम। अब क्या बोल रहा है? देखिए, एक राज्य ने ओल्ड पेंशन जो है वो लागू किया है। कहां लागू किया है? छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है। जहां पर भी गैर बीजेपी राज्य हैं,
खासकर कांग्रेस के, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया या राजस्थान हो गया, वहां पर ओल्ड पेंशन की बात चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ला देंगे। ओल्ड मतलब 2005 से पहले वाली पेंशन जो है, बाद में 2005 की जो बात है वो न्यू पेंशन स्कीम है, एनपीएस आया। ठीक है, यहां पर मैंने आपको मेन बेसिकली ये सवाल डाला है और आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग आते हैं कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस इनमें फर्क क्या होता है। देखिए, अब पहले तो समझिए कि क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ था आंसर इसका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक चीज हुई थी, लेकिन वो तो चलो सवाल हो गया, लेकिन मैं इसको एक लेवल और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओपीएस और एनपीएस स्कीम डिस्कस करते हैं। देखिए, ओपीएस क्या है ना, बेसिकली देखिए मेन डिफरेंस क्या है कि जो फंड है वो मैनेज कौन करेगा और उस फंड को देगा कौन, ये डिफरेंस है कि उस फंड को देगा कौन और उसको मैनेज कौन करेगा। फंड नहीं, पैसा जिससे के लिए आपको पेंशन मिलती है। तो ओपीएस में क्या था, यानी 2005 से पहले वाला सिस्टम क्या था, उसके अंदर जो ओपीएस के अंदर क्या था कि दो बातों में ध्यान दिया जाता था कि आपकी सर्विसेज कितनी हुई हैं, यानी कि आपने कितना टाइम नौकरी की है और आखिरी सैलरी कितनी आपने ड्रॉन की है, यानी कि निकाला कि आपकी सैलरी, आखिरी सैलरी जो थी जब जॉब कर रहे थे तो आपकी सैलरी 50,000 थी, 55,000 थी, 60,000 थी, क्या था और कितना टाइम आपने काम किया। इसके यहाँ पर एक पेंशन बनती थी, ठीक है, और वो दी जाती थी आपको। अब जो ये पैसा दिया जाता था, वो पूरा पैसा जो था वो सरकार रखती थी, सरकार रिस्पॉन्सिबल थी इस काम के लिए। सरकार, द गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टिंग द फंड एंड मैनेजिंग द पेंशन स्कीम, यानी सब कुछ सरकार अपने ऊपर करा करती थी। लेकिन 2005 के बाद ये चेंज हुआ, बोला ये गया कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, बहुत खर्चा सरकार के ऊपर आ रहा है। सरकार चाहती है कि पेंशन का जो खर्चा है उसे कम किया जाए। इसमें क्या हुआ था कि देखिए एक पॉइंट और है समझना जरूरी है। सरकार ये तर्क देती है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो असल में भविष्य में जो टैक्स पेयर हैं, जो भविष्य में, जैसे कि मान लीजिए कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो लोग नौकरी करेंगे और टैक्स पे करेंगे, तो आज जो बंदा रिटायर हुआ है उसकी पेंशन भी उस व्यक्ति से आएगा जो 10 साल के बाद नौकरी कर रहा होगा। यानी कि पुराने इसमें क्या है कि सरकार ही सब कुछ देख रही है, सरकार कहां से लेगी, सरकार टैक्स जो कलेक्ट करेगी उसी से आपको पेंशन देगी। अब मान लो एक व्यक्ति 10 साल के बाद नौकरी करेगा, वो टैक्स पे करेगा, तो जो आज रिटायर हो रहा है उसको पेंशन मिलेगी। सरकार कहता है कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है, इसको हमें कुछ चेंज करना चाहिए, और फिर न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए। अब न्यू पेंशन स्कीम का देखिए इसमें क्या होता है, और आप लोग जो नौकरी पीसीएस बनोगे और पीसीएस बनने के बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो अभी फिलहाल एनपीएस के माध्यम से मिलेगी। अब एनपीएस में क्या है, इसका मेन फंडा क्या है कि जो इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, एम्प्लॉय का जो है कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का रहता है, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार का रहता है। यानी कि मान लीजिए एक्स जो है एम्प्लॉय ने पे किया, तो 2x जो है वो आपका सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है और ये एम्प्लॉय देगा। ठीक है, और ये फंड बनेगा, इस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है। कहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, अब ये फंड है, इतना सारा पैसा होगा, ये कहां जाएगा, ये जो इन्वेस्ट होगा या ये जो मैनेज होगा ये या तो सरकार के जो फंड मैनेजर है, यानी कि आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड्स, ये ना, तो वहां उनको फंड मैनेजर कहते हैं, यानी कि जो पूरे पैसे को डिसाइड करता है कि कहां पे इन्वेस्ट होना चाहिए, फंड मैनेजर। तो सरकार के फंड मैनेजर होंगे या प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं। सरकार ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है कि हाँ हमारा फंड जो है वो प्राइवेट एंटिटी कर सकती है, तो वो लोग इस फंड को मैनेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वहां से रिटर्न आएगा, रिटर्न आने के बाद वो आपको पेंशन के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, सरकार आपसे पूछती भी है कि भाई ये बताओ अच्छा कि तुम ज्यादा रिटर्न चाहते हो या कम रिटर्न चाहते हो। अब ज्यादा रिटर्न के साथ ज्यादा रिस्क भी आता है, ठीक है, या कम रिटर्न लोन आप बोलते नहीं मुझे बस पेंशन मिले, मुझे भले 5-7%, 8% के हिसाब से आ जाए, तो वहां पर आपका एफडी और बॉन्ड में वो इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो वो आपको स्टॉक मार्केट में होता है, तो वहां रिस्क भी आता है, हो सकता है पैसे खोने का डर भी होता है। खैर ज्यादा नहीं बात करेंगे, समझ में आ गया आपको। छत्तीसगढ़ में है ये ओपीएस और एनपीएस में ये है आपका। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है वो आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च द सिटी फाइनेंस रैंकिंग। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद जो है देखिए, जो शहरों के अंदर इवेल्युएट एंड रिवार्ड द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि नगर निगम जितने हैं उनको
देखना कि भाई उनकी स्ट्रेंथ क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उनकी मोबिलाइजेशन क्या है, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, इन सब बातों के ऊपर उनको रैंक करना, कि अलग अलग नगर निगम को देखना कि भाई वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, पैसा का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ढंग से मोबाइल कर रहा है, एक्सपेंडिचर ठीक कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर जो है रहेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग जो है लॉन्च की है इसके अंदर, ठीक है। Which bank has recently announced or not to issue रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई टिल मार्च। अब देखिए रुपे क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है यहां पे। अब पहले देखिए दो वर्ड समझ लेते हैं, एक समझते हैं रुपे और एक है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब क्रेडिट देखिए इसमें ना एक यूपीआई है, ठीक है, तीन वर्ड यूपीआई, ठीक है। यूपीआई का मतलब होता है मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर। जो पैसा आप करते हो, पेटीएम करते हो, भारत पे करते हो, तो मोबाइल से मोबाइल ट्रांसफर होता है, इसके पीछे बैंक होता है, इसके पीछे बैंक होता है, लेकिन जो ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं यूपीआई, ठीक है। ये इंडिया द्वारा बनाया गया सिस्टम है और जो कि बहुत ही पॉपुलर है हिंदुस्तान में, तो बहुत ही बढ़िया तरह से काम किया। अब देश विदेश के अंदर भी यूपीआई यानी कि मोबाइल टू मोबाइल जो मनी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मोबाइल टू मनी ट्रांसफर हो रहा है, वो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और एप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड के साथ भी हो रहा था, तो आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो, इस तरह का सिस्टम बात चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यूके बैंक ने बोला कि हम अभी सिस्टम को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ दिन के लिए हम इसको होल्ड कर रहे हैं, यानी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट नहीं करेंगे, ये यूको बैंक ने कहा है। अब रही बात रुपए की, रुपए आप देखते होंगे आपका एक कार्ड होता है, नीचे रुपए लिखा होता है, ठीक है। कहीं और देखोगे तो आपके नीचे लिखा होता है वीजा लिखा होता है, वीजा कार्ड हो गया या मास्टर कार्ड हो गया, ठीक है, या मैस्ट्रो लिखा होता है। अब ये कार्ड का मतलब क्या है, देखिए ये कार्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो है बैंक, जो आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हो, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक के, तो जो ये ट्रांसफर का जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है कि आराम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आना, सब कुछ सिक्योरिटी, इसके लिए ये कंपनियां जो हैं वो इन सबको देखती हैं कि भाई आपका कार्ड यहाँ का है और आपने जाके दिल्ली अमेरिका में जाके या कहीं पर भी जाके वो कार्ड को स्वाइप कराया, तो पैसा इंडिया बैंक में है लेकिन अमेरिकन बैंक में जाकर वो जाएगा। ये सिस्टम को जो है वो वीजा हैंडल करता है। अब इसके लिए वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। इंडिया के साथ दिक्कत ये हो रही थी कि इंडिया कह रहा था कि भाई जो डेटा हमारे बैंक होल्डर्स का, बैंक अकाउंट होल्डर्स का है भाई, ठीक है, वो आप यूज कर रहे हो, तो कम से कम आप एक काम करो कि इंडिया में आकर आप अपने ऑफिसेस खोल सको। डेटा जो ऑफिसेस है मतलब कि जो हिंदुस्तान का डेटा है तो हिंदुस्तान में तो हो कम से कम, आप अमेरिका की एक वहां पर स्टोर कर रहे हो, उसका मतलब क्या है। तो शुरू में आई थिंक मास्टर कार्ड ने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उन्होंने मना कर दिया नहीं हम इंडिया आएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इंडिया ने बैन कर दिया था उनको, लेकिन बाद में मान गए। उसी के तर्ज पर रुपए जो है वो निकाला गया कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो खुद अब मास्टर कार्ड या वीजा वाले नहीं लेंगे, अब ये ट्रांजेक्शन का चार्जेस होंगे वो इंडिया वाले इसको बेयर करेंगे और इंडियन कंपनी के पास जाएगा। ये फर्क क्या है, फर्क ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड विदेशी कंपनी है और रुपए इंडियन कंपनी है, दोनों काम एक ही करती हैं। बस ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड का दायरा ज्यादा बड़ा है, पूरे ग्लोबल दुनिया को उन्होंने कवर कर रखा है, सभी तरह की चीजें कवर करके रुपए अभी काम करना शुरू कर रहा है, ज्यादा दायरा नहीं है। हिंदुस्तान, नेपाल जैसे चीजों जगह पर कुछ कंट्रीज के अंदर ये अलाउड है, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ सालों के बाद ये रुपए कार्ड हर जगह पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज EHRMS 2.0 पोर्टल। EHRMS पोर्टल किस संबंधित है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से संबंधित है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। तो ये असल में ह्यूमन इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके अंदर ये फर्स्ट डिजिटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड HR सर्विसेज। फर्स्ट इसके अंदर आपका डिजिटल सिस्टम है, यानी कि आप मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हर चीज का, ह्यूमन रिसोर्स का सब कुछ सिस्टम जो है आप देख पाओगे। एंड टू एंड है, यानी कि सरकार से कस्टमर तक, यानी कि एम्प्लॉय तक सारी इंफॉर्मेशन जो है जाएगी। तो ये सरकार ये सब करके एक अच्छा, इसका आंसर क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था, मैं देखता हूं, फिर आंसर छोड़िए, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका कि ये किससे संबंधित है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय संबंधित है और सरकार चाह रही है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, काम करने की ज्यादा वो रहे। और जिस तरह से पिछले 5-6 सालों के अंदर यूपीआई में इंडियंस ने जिस हाथों हाथ इसको लिया है और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, सरकार की भी एक हौसला बढ़ता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिजिटलाइज किया जाए, जिससे कि काम फास्ट हो, दूसरा करप्शन फ्री हो।
ठीक है, करप्शन को भी रोका जा सके इसके अंदर। तो ये सब रहा है। तो ये कुल 10 क्वेश्चन दोस्तों रहे हैं और इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। अभी मैं लास्ट में खत्म करने से पहले बोलूंगा आपको कि आप लोग जो हैं बिल्कुल अपने आप को सुपरमैन माने, सुपर वुमेन माने, क्योंकि आपसे ज्यादा मुश्किल काम सुपरमैन नहीं करता है। आप लोग ज्यादा मुश्किल काम करते हैं। बस अपने सपने में बिलीव रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। कुछ दिक्कत आ रही मुझे कॉल कीजिए, मुझसे जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको दूंगा। बाकी आप बस लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।